पर आवर से चलती आ रही है, डेफिनेटली है कि आपके ट्रक की मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। अब अगर उस ट्रक को रोकना है या किसी बॉडी से वो कोलाइड हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली है कि ट्रक के केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस आपको कभी पता नहीं साइकिल पे एक्सपीरियंस कर पाए हो, क्योंकि साइकिल पे इतनी स्पीड नहीं होती है तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर आप साइकिल अकेले चलाओ और साइकिल 3 लोगों को बैठा करके चलाओ, तो 3 लोगों को बैठने पे जब आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा और अकेले में ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, तो अकेले में कन्वीनियंट होता, आसानी से गाड़ी रुक जाती है। लेकिन जब आप 3 लोगों को बैठा करके उसी स्पीड से चल रहे हो, स्पीड सेम होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, अगर आप उसी स्पीड से चल रहे हो तो आप देखिए, आपको जब ये प्रेस करते हो ना, यहाँ पर होती है वो ब्रेक लगाने की, तो आपको जबरदस्ती प्रेस करते हो, इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा है। तो मोमेंटम का सेंस ये होता है कितना, अगर ये बॉडी किसी से कोलाइड कर जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। अब सपोज कर लो एक पोल से वो ट्रक कोलाइड कर गई होती है, कार कोलाइड कर गई होती, तो पोल की क्या हस्र ट्रक करती है और पोल की क्या हस्र कार करती, ये दोनों में साफ अंतर समझा जा सकता है। तो बेसिकली इफ अ बॉडी हैविंग द मोर मोमेंटम, डेफिनेटली द इम्पैक्ट विल बी मोर। सामने वाली बॉडी पर, जिस बॉडी से वो इंटरेक्ट करेगी, कोलाइड करेगी, उस पर इम्पैक्ट किसका, फोर्स का है, फोर्स ही लगेगी, तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा बेटा। कहने का सेंस इसकी ये है। तो कहीं ना कहीं लीनियर मोमेंटम इस बात को इंडिकेट करती है कि मोर द लीनियर मोमेंटम, मोर विल बी द इम्पैक्ट on the other body when it will collide to the other body, ठीक है। And mathematically it is a product of mass and velocity, not speed, it is a velocity quantity, because linear momentum is a vector quantity। एक और चीज इसमें आ जाता है छोटा सा, कई बार हम इसको काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट करते हैं और इस पे एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई थिंक 9th में पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं लोगों ने, मुझे नहीं पता। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। m से ऊपर है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा m स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, और इसको कहते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी को हम कोरिलेट कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में। ये बहुत ज्यादा यूज होगी, 12th तक यूज होती रहती है। तो एनर्जी को अगर हम ई लिख लें, के ई ना लिखें, बड़ा बेकार सा लगता है के ई लिखते वक्त, केवल ई लिख लेते हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब पी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा इवन 12th में भी और 11th में भी कई जगहों पे। अब इसमें ये क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमने दो बॉडीज है, उसकी लीनियर मोमेंटम को 10% इंक्रीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। लाइक दैट क्वेश्चन बनता है। या काइनेटिक एनर्जी हमने डबल ट्रिपल कर दिया तो लीनियर मोमेंटम पे क्या होगी, क्योंकि मास पे भी डिपेंड कर रहा, तो दोनों फैक्टर को देखना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल या 1 नंबर का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ न्यूमेरिकल, बनता है। कि मोस्टली आपके क्लास में तो जनरली उस टाइप का बनता है कि अगर लीनियर मोमेंटम में 10% की चेंज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की चेंज आ जाएगी, तो यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दीपांशु अनम्यूट करो बेटा, दीपांशु। प्रियांशी। यस सर। बेटा ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल है प्रदीप में, कहीं पर है, चाहे वो सॉल्ड एग्जाम्पल पे है, मुझे नहीं याद है कहाँ पर है, बट है, ठीक है। कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी या लीनियर मोमेंटम को इतने परसेंट बढ़ा देते हैं तो उसकी लीनियर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। वो कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल है, वो बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। सॉल्व होगा तो सॉल्व सही कर देना, अनसॉल्व होगा तो भी कर देना। वो क्वेश्चन स्पेशली शेयर जरूर कर देना ताकि बच्चे देख लें कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। वो जरूरी है क्योंकि अक्सर जो 2 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, एक चीज छूट गया, देखो वही कहते हैं फ्लो में गड़बड़ होता तो एक चीज छूट गया। लीनियर मोमेंटम में एक बात और आती है, कई बार उसकी ग्राफ को डिस्कस करने को आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर ले, तब न्यूटन सेकेंड लॉ पे बात कर लेते हैं। देखो लीनियर मोमेंटम में आपके पास थ्री फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, लीनियर मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए, लेकिन उस केस में दिया होगा कि ये कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास और लीनियर, अगर ये कांस्टेंट है तो पी और एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो उसका स्ट्रेट लाइन आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम दूसरा केस पूछ सकता है, एम अगर कांस्टेंट है तो ये, अच्छा अलग बना देते हैं, छोड़ दो। लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी में, लेकिन इस केस में क्या दिएगा, एम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो भी आप देख रहे हो कि पी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, तीसरा ग्राफ, अगर पी कांस्टेंट है, पी आपका कांस्टेंट है, तब आप के मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ क्या होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपकी हाइपरबोलिक फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है, क्योंकि आपको पता कि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक, ये टच नहीं करेगी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, अगर आप चाहो तो ये रिलेशन से भी देख सकते हो, अगर इसको के मान लें तो m इजिकल टू के अपॉन वी आ गया बेटा। जब ये जीरो होगा तो ये पूरी m इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक, या ये इनफाइनाइट होगा तो m टेंड्स करेगा जीरो की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से वो इनफाइनाइट तक इसके पैरेलल चलती चली जाएगी ग्राफ। ऐसे इधर भी एक्सिस से इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी, कभी भी ये मिलेंगी नहीं। कहां पर मीट करेंगे, इन्फिनिटी पर ही मीट करेंगे। तो ये ग्राफ है, कई बार इस पे भी डिस्कस हो जाता है कि लीनियर मोमेंटम के किसी भी टर्म से ग्राफ को प्लॉट करना क्या